पेशे खिदमत है कहानी हमजाद सीजन 3 का 15वां हिस्सा। हमजाद ने मुझे नगीना के मरने की खबर सुनाकर परेशान कर दिया। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरी दुनिया अंधेर हो गई हो। उसकी मौत का सरासर कसूरवार मैं था। वो मेरी वजह से ही ऐसे हालात का शिकार हुई थी। आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपने दिल ही दिल में नदामत और पशेमानी महसूस करने लगा। हमजाद ने से सवाल किया तो कहने लगा, आका आप तो जानते हैं कि उसकी जहनी और जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। हमजाद की बात सुनकर मैं अफसरदा हो गया। बेशक मैं नगीना का गुनहगार हूँ, वो मेरी वजह से मौत का शिकार हुई। आका अपने जहन पर ज्यादा बोझ मत दीजिए। आपने तो खलूस नीयत से उसे शादी का मशवरा दिया था। अगर वो खुद तैयार नहीं था फिर इसमें आपका क्या कसूर? हाँ तुम ठीक कहते हो, मगर फिर भी मैं खुद को उसका मुजरिम समझता हूँ। वो मेरी वजह से इन हालात का शिकार हुई। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और इस हालत में मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मगर आका आपने तो उसके तरफ रिश्ते के लिए अपना पैगाम भेजा था। आगे क्या हुआ? खैर छोड़ो इस बात को, मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मैं दिल ही दिल में बेहद दुखी था। मैंने हमजाद को जाने का इशारा किया तो वो कहने लगा, अब आपका क्या ख्याल है, आप चौधरी की हवेली छोड़ देंगे? हाँ लगता तो ऐसा ही है। तुम अब जा सकते हो, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। मैंने हमजाद को जाने का कह दिया। दरअसल मेरी जहनी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैं दिल ही दिल में बहुत अफसरदा था। वो रात मेरी करवटें बदलते और नगीना की याद में आंसू बहाते हुए गुजर गई। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो चौधरी साहब से मुलाकात हो गई। बहुत खुशगवार मूड में मिले। उनके साथ पंडित हरीलाल भी मौजूद थे। उन्होंने भी मेरा खुशदिली से इस्तकबाल किया। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। चौधरी अब्दुर्रहमान ने पंडित हरीलाल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी बेटी अब कैसी है? क्या बताऊं चौधरी साहब, पंडित साहब दुखी लहजे में बोले। हालत ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आता उसे क्या हो गया। सब हकीम वैद्यों को दिखा चुके हैं। वो कहते हैं कि इस पर बाहर की कोई चीज है। मैं उनकी बात सुनकर चौंक पड़ा। नाश्ते से फारिग होते ही मैंने पूछा, पंडित जी क्या मामला है, मुझे कुछ बताइए। चौधरी साहब कहने लगे, पंडित हरीलाल की बेटी कुछ अरसा से ठीक नहीं, अजीब सी कैफियत का शिकार है। मगर मामला क्या है जरा तफसील से बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैंने चौधरी साहब से कहा। चौधरी अब्दुर्रहमान मेरी तरफ देखकर कहने लगे, पंडित जी की इकलौती बेटी रत्ना बिस्तर से लगकर रह गई है। दिन ब दिन सूखती चली जा रही है, इसलिए पंडित साहब परेशान हैं। यह मामला इनके साथ कुछ हफ्तों से पेश आ रहा है। वो लड़की जो जिंदगी से भरपूर थी अब सूख कर कांटा हो चुकी है, इसीलिए पंडित जी परेशान हैं। मैंने कहा, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर चौधरी साहब ने पंडित जी की तरफ देखा और कहने लगे, पंडित जी आप ही इन्हें तफसील से बताइए। मेरी तरफ देखकर पंडित साहब बोलना शुरू हुए। ये कोई 3 हफ्ते पहले की बात है। मेरी बेटी रत्ना अपनी सहेलियों के साथ खेतों की सैर को निकली। ये अक्सर सहेलियों के साथ शाम को खेतों की सैर को निकल जाती। शाम को वापस आई तो इसकी तबीयत बड़ी बेचैन हो रही थी। ये खिलाफे मामूल हुआ था, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत हंसमुख और खुश मिजाज लड़की है। हर एक से हंसना खेलना और अच्छे तरीके से बोलना, बड़ों की इज्जत करना और अपनी सहेलियों हमजोलियों और छोटों से मोहब्बत करना इसकी फितरत में शामिल है। मगर घर आने के बाद इसकी कैफियत बड़ी अजीब सी हो रही थी। बिल्कुल बोलती चालती ही नहीं थी। हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात, कोई बंदा बात भी करे तो उसकी बात का जवाब न देती। ये कहते हुए पंडित हरीलाल की आंखें भीग गईं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ पंडित जी। चौधरी अब्दुर्रहमान बीच में बोल पड़े, हाँ ये बेटियां होती ही ऐसी चीजें हैं। बाप से तो बहुत मोहब्बत रखती हैं, और वैसे पंडित जी की बेटी रत्ना बहुत अच्छी और खुश मिजाज है और बहुत प्यारी लड़की है। मगर क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की या उससे वजह नहीं पूछी कि वो इतनी उदास क्यों है? मैंने पंडित हरीलाल से पूछा तो वो कहने लगे, हाँ मैंने पूछा था मगर उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बज़ाहिर तो इसकी सहेलियों से पूछने पर भी ऐसी कोई बात सामने नजर नहीं आई। सहेलियों ने भी यही बताया कि हम रोज के मामूल की तरह खेतों में इधर उधर घूमती फिरती रहीं और अपने वक्त पर रत्ना भी अपने घर की तरफ चल पड़ी। बज़ाहिर उनके सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जो उससे दुखी कर दे, मगर उसके दिल की ये कैफियत कैसी हुई इस बारे में उसकी सहेली ना जानती है ना कोई और। पंडित जी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और कहने लगा, पंडित जी क्या मैं एक नजर आपकी बेटी रत्ना को देख सकता हूँ? वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे। परेशान मत होइए, मैं थोड़े बहुत रूहानी अमलियात जानता हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पंडित हरीलाल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पंडित जी मुझे छोटी उम्र का देखकर मेरी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि मेरे पास कोई इल्म होगा। जब वो हिचकिचाने लगे तो इस बार फिर चौधरी साहब ने मुदाखलत की। पंडित जी इन्हें एक बार दिखा दीजिए, इनकी उम्र पर मत जाइए। मुझे लगता है शेख साहब खानदानी और हसब नसब वाले आदमी हैं।
और हो सकता है इनके पास कोई इल्म भी हो। अगर दिखा देंगे तो कोई हर्ज नहीं, पहले भी तो कई हकीम वेद देख चुके हैं, इन्हें दिखाने में आखिर क्या हर्ज है। पंडित हरिलाल दुखी लहजे में बोला, बीमारी तो अभी तक किसी को समझ नहीं आ सकी और मेरा ख्याल है इनका देखना भी बेकार जाएगा। चौधरी साहब कहने लगे, आपकी बात ठीक है पंडित जी, मगर मेरे ख्याल में शेख साहब को साथ ले जाइए और इन्हें एक नजर रत्ना दिखा दीजिए। इन्हें मौका देने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ पहले बहुत से नाकाम चले गए, वहाँ अगर शेख साहब भी नाकाम हो जाएंगे तो क्या हुआ, हमें कम से कम एक उम्मीद तो है। वो कहने लगे, ठीक है चौधरी जी, अगर आप कहते हैं तो रत्ना को इन्हें दिखाने में कोई हर्ज नहीं। थोड़ी देर के बाद पंडित हरिलाल उठ खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा, चलिए शेख साहब मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं जानता था कि हमजाद किसी बीमार या तकलीफ में मुब्तला शख्स को अच्छा कर सकता है। मैंने इसी सोच के तहत पंडित हरिलाल की बेटी को रत्ना को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। मुझे यकीन था कि हमजाद उसका इलाज करके उसे बहुत जल्द अच्छा कर देगा। मेरे दिल में ख्याल है कि इन लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की है, अगर मैं इनकी नेकियों के एवज, इनकी खिदमत के एवज इनका कोई काम कर दूं तो ये इसमें क्या बुरी बात है, बल्कि ये तो उल्टा नेकी का काम भी है। मैं उन लोगों के लिए अपने दिल में निहायत नरम गोशा रखता था। चौधरी की हवेली से निकलते ही पंडित हरिलाल मुझे लिए हुए कच्चे रास्ते पर दाएं तरफ चल पड़े। चंद मकानात छोड़कर एक गली में दाखिल हो गए। इस गली में चौधरी की हवेली से मिलता जुलता एक शानदार मकान था। बनावट के लिहाज से लगता था कि पंडित हरिलाल भी चती पुश्ती रईस आदमी था। आम आदमी तो इस जैसा मकान बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी मुझे लिए हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया, तब दरवाजा खुल गया। चौधरी मुझे लिए हवेली में दाखिल हो गया। हवेली पुरानी तर्ज की मगर खासी शानदार थी। हवेली के बरामदे से गुजरते हुए हम एक निस्बतन बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। पंडित हरिलाल ने मुझे कमरे के अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने मसहरी पर लेटे हुए एक वजूद को देखकर हैरान रह गया। मसहरी पर एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत आंखें अंदर को धंसी हुई थीं। देखने पर ऐसा पता चलता कि जैसे कोई मुर्दा वजूद पड़ा है, मगर वो हल्के हल्के सांसें ले रही थी। अपनी बेनूर और बेकैफ आंखों से छत को घूर रही थी। पंडित हरिलाल की आंखों में उसे देखते ही आंसू आ गए। मेरे दिल में भी एकदम अफसरदगी सी पैदा हो गई। मैंने फौरन पंडित हरिलाल की तरफ मुड़कर उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, पंडित जी परेशान ना हो, आपकी बेटी सेहतमंद हो जाएगी। बजाय तो मैं पंडित जी को तसल्ली दे रहा था, मगर मुझे खुद मालूम नहीं था कि पंडित हरिलाल की बेटी आखिर ठीक होगी या नहीं, और आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जो वो सूख कर कांटा हो गई। उसे जो कुछ भी हुआ था, मगर मुझे पंडित हरिलाल से बेइंतहा हमदर्दी पैदा हो गई थी और मुझे हर कीमत पर इस राज को जानना था और मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैंने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, पंडित जी मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाइए। पंडित जी मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे तो मैंने कहा, पंडित जी हैरान मत होइए, मैं कुछ जरूरी रूहानी अमल करना चाहता हूँ जिसमें मेरा अकेला होना यहाँ पर जरूरी है। पंडित जी मेरी बात पर सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गए। मैं नहीं चाहता था कि पंडित जी के सामने हमजाद से बातें करूं, इसीलिए मैंने उन्हें कमरे से जाने का कहा था। पंडित जी के कमरे से बाहर जाते ही मैंने फौरन हमजाद को हाजिर होने का हुक्म दिया। हमजाद के हाजिर होते ही मैंने सवाल दाग दिया, हमजाद इस लड़के को देखो, इसका नाम रत्ना है, ये पंडित हरिलाल की बेटी है, इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई, न बोलती है न चालती है। हमजाद चंद लम्हे गौर से रत्ना की तरफ देखता रहा और फिर बोला, आका रत्ना रघुवीर के चक्कर में आ चुकी है। रघुवीर के चक्कर में? मैं हैरानी से बोला, ये रघुवीर कौन है? आका रघुवीर यहाँ से थोड़ी दूर एक बस्ती में रहता है जिसका ताल्लुक हिंदू बरादरी की नीच जात से है। जिस तरह शक्लो सूरत का बदसूरत है, इसी तरह उसका किरदार भी बेहद बुरा है। उसने रत्ना को एक दिन खेतों में सहेलियों के साथ देखा तो इस पर दिलो जान से मर मिटा। उसकी खूबसूरती से ऐसा मुतासिर हुआ कि इसके पीछे पड़ गया। उसने रत्ना से बात करने की कोशिश की और उसे अपने दिल की बात बताई, मगर रत्ना ने नफरत और कराहत से उसे बुरी तरह झिड़क दिया। रघुवीर के लिए यह बहुत बड़ी तौहीन थी। रघुवीर गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया, मगर वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि रत्ना को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद रघुवीर कभी रास्ते में तो कभी खेतों में, कभी कोई मौका हाथ से जाने न देता जब रत्ना को वो ना छेड़ता। मगर रत्ना की तरफ से बुरी तरह मायूस होने के बाद उसने रिश्ते के लिए पंडित हरिलाल से बात की, मगर पंडित हरिलाल ने उसे सख्त जलील और रुसवा करके अपने घर से निकाल दिया। पंडित हरिलाल रघुवीर को किसी सूरत रत्ना का हाथ देने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बदसूरत था और उसकी जात भी नीच थी। उसका किरदार भी बेहद मशकूक था। शराबी, मवाली और न जाने क्या क्या, दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो रघुवीर में मौजूद थी। अगर सिर्फ उसकी शक्ल सूरत बुरी होती और वो किरदार का अच्छा होता तो बात और थी, मगर उसमें कई बुराइयां थी। इसलिए पंडित हरिलाल ने उसे इस काबिल नहीं जाना। इस तौहीन और बेइज्जती का असर उसने दिल पर लिया और रघुवीर ने फैसला किया कि वो रत्ना को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा।
या तो उसे हवेली से उठाकर ले जाएगा या फिर ऐसी हालत में कर देगा कि कोई रत्ना का रिश्ता लेना तो दरकिनार, कोई रत्ना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। उसने बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर उसे एक काले इल्म के माहिर की खिदमत हासिल हो गई। उसने उनकी खिदमत हासिल की और उससे छोटे मोटे इल्म सीख लिए। उसने कालिदास की बेपनाह खिदमत की, जिसकी बना पर वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने रत्ना को इस हाल तक पहुंचा दिया। मगर आका, बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती कि रघुवीर ने कालिदास से कुछ इल्म सीखकर रत्ना को इस हालत में कर दिया। तो फिर बात क्या है? मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था, बोलो क्या कहना चाहते हो? आका, उसने सबसे पहले रत्ना को अपने जादू के जोर से अपने बस में किया और फिर साथ अपने ठिकाने पर ले गया। उसने रत्ना की इज्जत तार तार कर दी और फिर इसे बेहोशी की हालत में इसकी हवेली के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। और इतना ही नहीं आका, रत्ना जिस वक्त होश में आएगी, रघुवीर के जादू के जोर से इसे अपनी तरफ खींच लेगा और रत्ना उसकी तरफ दौड़ी चली जाएगी। रत्ना का दिमाग अपने बस में नहीं होगा, उसके लिए रघुवीर का नाम ही काफी होगा और इस हालत में रत्ना का रिश्ता मांगने भी कोई सवेली में नहीं आएगा। उसने अपनी तौहीन की रत्ना और उसके बाप पंडित हरीलाल को भयानक सजा दी है। ओह, ये तो बेहद दुख और परेशानी की बात है। मैं हमजाद की बात सुनकर अफसुर्दा हो गया। तो क्या इस बात का पंडित हरीलाल को इल्म है या नहीं कि रत्ना की ये हालत रघुवीर की वजह से हुई है? नहीं, वो नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि रत्ना घर के दरवाजे पर बेहोश पाई गई थी। इसके सहेलियों को भी यही मालूम है कि रत्ना उनके साथ खेतों से ठीक ठाक वापस आई मगर हवेली के दरवाजे पर बेहोश होकर गिर गई। न जाने लड़कियों के जहन में ये बात कैसे आ गई, कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल से तो लड़कियां ये नहीं जानती कि रत्ना को उठाकर रघुवीर अपने ठिकाने पर ले गया था। ये तो बड़ी तशवीश की बात है। ये आखिर रघुवीर है क्या चीज? बजाते खुद वो कोई चीज नहीं है, मगर उसको काबू करना या उसको मार डालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमजाद ने कहा। मगर असल बात यह है उसके गुरु की, कालिदास की, जिसकी पनाह में वो है। वो कालिदास का चेला है जो यहाँ से तकरीबन 20 कोस के फासले पर एक जंगल में अपनी कुटिया में बैठा अपने जाप में मसरूफ है। ये कालिदास किस बला का नाम है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। आका, कालिदास किसी बला का नहीं बल्कि रघुवीर के गुरु का नाम है, जो कई सालों से इस जंगल में बैठा अपने जाप के जरिए अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। उसका मानना है कि एक दिन वो इस संसार की तमाम कुव्वतों का मालिक बन जाएगा। मगर हमजाद, सवाल ये पैदा होता है कि पंडित हरीलाल की बेटी रत्ना के सिलसिले में उसने रघुवीर की मदद क्यों की है? आका, वो रत्ना को नहीं जानता। उसने उसकी मदद इसलिए की है कि रघुवीर एक निहायत चालाक आदमी है। रघुवीर ने उसकी खिदमत इतनी की कि वो उसकी मदद करने पर मजबूर हो गया और उसके सर पर अपने गुरु होने का हाथ रख दिया। वो अपनी तन्हाई और अपनी पूजा में किसी को बर्दाश्त नहीं करता, मगर रघुवीर की लगन और उसकी खिदमत देखकर उसने रघुवीर को अपना चेला बना लिया। तो इसीलिए अब कालिदास उसकी मदद करता है। जब भी रघुवीर पर कोई मुश्किल पड़ती है तो वो दौड़ा चला जाता है। अच्छा, मुझे हमजाद एक बात तो बताओ, मैंने कहा तो वो हमातन गोश हो गया। क्या रघुवीर ने सिर्फ रत्ना और उसके बाप को सबक सिखाने के लिए सारा इल्म सीखा और कालिदास को अपना गुरु बनाया, या कि इसके कुछ और भी मकासद हैं? नहीं आका, जब से उसने कुछ इल्म सीखे हैं, छोटा मोटा जादू सीखा है, तब से वो छोटी मोटी शोखबाजियां दिखाकर अपनी दौलत में इजाफा कर रहा है। पहले तो सिर्फ मवाली था मगर अब ताकतवर मवाली बन चुका है। तो क्या अब उसे रत्ना से कोई दिलचस्पी नहीं? मेरा मतलब है अगर वो रत्ना पर मर मिटा था तो उसे उससे अब शादी करने में कोई मुश्किल तो नहीं। आका, ये सारा जादू और काले इल्म का खेल है। रत्ना ठीक होते ही उसके पास दौड़ी चली जाएगी। रत्ना के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मगर जितनी देर तक रत्ना उसके इल्म के जादू के असर में रहेगी, जैसे ही उसका इल्म, उसका जादू रत्ना के सर से उतरा तो वो रघुवीर की शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। मगर इस हालत में तो रत्ना की जान को खतरा है। जी हाँ का, बहुत सख्त खतरा है, क्योंकि रत्ना ठीक होते ही उसकी तरफ रुजू करेगी और उसके पास जाने का मतलब है कि रत्ना दोबारा उसके बस में चली जाएगी। हमजाद, मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन रत्ना को अच्छा कर दो, बाद में रघुवीर को देख लेंगे और उसके गुरु को भी। मैंने गुस्से की शिद्दत से मुट्ठियां भेजते हुए कहा। जी आका, जैसे आपका हुक्म हो। आपके हुक्म की तामील हो गई। आका, मैं रत्ना को ठीक तो कर दूंगा मगर। हमजाद इतना कहकर रुक गया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मगर के क्या मतलब? मैं रत्ना को ठीक तो कर दूंगा मगर इसके बाद इसको सख्त हिफाजत में रखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि रत्ना के ठीक होते ही रघुवीर को मालूम हो जाएगा कि रत्ना सेहतमंद हो चुकी है। वो फौरन इस पर दोबारा हमलावर होने की कोशिश करेगा और मुमकिन है कि इस सूरत में वो कालिदास की मदद भी ले, और ये भी हो सकता है कि वो अकेला मेरे मुकाबले पर आ जाए। फिलहाल वो ये नहीं चाहता कि रत्ना तंदुरुस्त हो, क्योंकि रत्ना के तंदुरुस्त होते ही इसके रिश्ते के लिए पंडित हरीलाल कोशिश करेंगे, और यही तो रघुवीर नहीं चाहता कि कोई शादी करने के लिए पंडित हरीलाल के पास रत्ना का हाथ मांगने आए। इसलिए बराह रास्त इस मैदान में कूदने से पहले मैं आपको ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस सूरत में आपको मजीद एक और परेशानी का सामना करना पड़ेगा और अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ नहीं होगे?
नहीं आका, मैं आपके साथ हूँगा, मैं आपकी भरपूर हिफाजत करूंगा, मगर ऐसी सूरत में आपको दो दुश्मनों से एक ही वक्त में निपटना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी हिफाजत तो कर सकता हूँ, मुझे तो ना रघुवीर नुकसान पहुंचा सकता है ना कालिदास, मगर मैं आपकी हिफाजत भी करूंगा, मगर फिर भी आपको हर लम्हे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि रघुवीर और कालिदास एक साथ आपके मुकाबले पर आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्या कालिदास को मालूम है कि रघुवीर उसके सिखाए हुए जादू को अपने नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? जी आका, उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो अपने सिखाए हुए अलूम को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है या बुरे मकसद के लिए। कालिदास अपने जाप में इस कदर मसरूफ है कि उसे इन बातों का कोई होश नहीं। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि रघुवीर उसका निहायत अच्छा और मानने वाला चेला है, जिसकी मदद वो हर सूरत करेगा। और वैसे भी काले अलूम को लोग इसलिए सीखते हैं कि उन्हें बुरे मकासद, बुरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सीखा जाए। आका, लोग शैतानी इल्म सीखकर उससे शैतानी काम ही लेते हैं। उससे अच्छे काम का तस्वुर करना और उसकी तवक्को रखना अजीब सी बात है। अच्छा ठीक है, तुम सबसे पहले रत्ना को अच्छा कर दो, इसके बाद देखा जाएगा। मैं पंडित हरिलाल की मदद करना चाहता हूँ। पंडित हरिलाल बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके बाद तुम इस घर के इर्द गिर्द हिसार खींच देना। रत्ना को किसी सूरत इस घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है आका। मेरा इतना कहना था कि हमजाद आगे बढ़ा और उसने रत्ना के माथे पर हाथ रख दिया। उसके माथे पर हाथ रखते ही रत्ना ने अपनी खुली हुई आंखें मूंद लीं। कुछ देर हमजाद ने उसके माथे पर हाथ रखे रखा और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ उठा लिया और पीछे हट गया और कहने लगा, अब रघुवीर के जादू का असर रत्ना पर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा और कल सुबह तक रत्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन कमजोरी बरकरार रहेगी जो चंद रोज के बाद खत्म होगी। लेकिन इसके बाद मैंने जो कहा है आका, उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। पंडित जी को कह दीजिए कि रत्ना को घर से बाहर किसी सूरत नहीं निकलने देना। ठीक है हमजाद, इसके बाद हम देखेंगे रघुवीर क्या करता है। अगर वो बरह रास्त हमारे मुकाबले पर आ गया तो उससे निपटना होगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि रघुवीर इस शिकस्त पर तिल मिलाकर रह जाएगा और रत्ना की वजह से हमारा दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर कहा तो हमजाद फौरन गायब हो गया। लड़के जिसने हमजाद के उसके माथे पर हाथ रखते ही आंखें मूंद ली थी, उसने एकदम कसमसा कर आंखें खोल दी। उससे पहले उसकी आंखें एक ही जगह छत पर टिकी हुई थीं और आंखें बेहद बेरौनक थीं, मगर अब वो अपनी आंखों को हरकत देकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। कमजोरी की वजह से वो अपने बदन को हरकत देने से कासिर थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसके करीब होते हुए कहा, रत्ना आराम से लेटी रहो, तुम थोड़े दिन में भली चंगी हो जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था। शायद वो पूछना चाह रही थी कि मैं कौन हूँ और उसके कमरे में कैसे आ गया। मैंने उसकी आंखों से उसकी बात का मतलब समझते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। परेशान होने की जरूरत नहीं रत्ना, तुम अच्छी हो जाओगी। ये कहकर मैं फौरन कमरे से बाहर निकला। बाहर पंडित हरिलाल बेचैनी से टहल रहे थे। मैंने पंडित जी को इशारे से कमरे में बुलाया, उन्हें कमरे में लेकर दाखिल हुआ। पंडित जी, इंशाल्लाह रत्ना कल सुबह तक अच्छी भली हो जाएगी, मगर आपको चंद हिदायत पर अमल करना होगा, जैसा मैं आपको बताऊंगा। पंडित जी बेचैनी से रत्ना की तरफ बढ़े, जो उन्हीं की तरफ देख रही थी। पंडित जी को उसमें कुछ तब्दीली महसूस हुई तो उन्होंने खुशी से रत्ना का माथा चूम लिया और बोले, मेरी बेटी रत्ना। उन रत्ना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट की वजह से अंदाजा हो रहा था कि उसके अंदर की तकलीफ और दर्द कुछ कम हो रहा था। पंडित जी, इसे खाना दीजिए। क्या ये खाना खा लेगी? पंडित जी खुशी से मेरी तरफ मुड़ते हुए बोले, जी हाँ, ये सब कुछ खाएगी। सुबह तक अल्लाह ने चाहा तो ये उठकर बैठ जाएगी। ओह मेरे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो शेख साहब मैं आपको हीरे जवाहरात में तोल दूंगा। पंडित जी, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे लिए आपकी नेक तमन्नाएं काफी हैं। शेख साहब, मैं आपका किन अल्फाज में धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या है। कितने अरसे के बाद मैंने इसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। मेरे अंदर की दुनिया ही बदल चुकी है। मेरी वाहिद संतान यही बेटी है। उस वक्त पंडित हरिलाल की आंखों में खुशी से आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पंडित जी घबराइए नहीं, खुदा ने चाहा तो सब ठीक होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। सुबह आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, चंद जरूरी हिदायत, जिनमें सबसे पहली हिदायत ये कि रत्ना को किसी सूरत इस हवेली से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, और बल्कि ये समझिए कि यही पहली और आखिरी हिदायत है। पंडित हरिलाल ने खुशी से आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। शेख साहब, मेरी बच्ची अच्छी भली हो जाएगी ना? मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे पंडित जी, शर्मिंदा मत कीजिए, मैं चलता हूँ। चलिए, मैं आपको चौधरी साहब की हवेली तक छोड़ कर आता हूँ। नहीं, आप ठहरिए, मैं चला जाऊंगा, आप रत्ना के पास रहिए। मैंने बमुश्किल पंडित हरिलाल को वहीं छोड़ा और वहां से निकल आया। चौधरी साहब की हवेली पहुंचकर मैंने उन्हें मुख्तसरन बताया कि रत्ना पर किसी बाहर की चीज का असर है। मैं रूहानी इलाज कर रहा हूँ, उम्मीद है चंद रोज में बहुत अच्छी भली हो जाएगी। चौधरी साहब हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे
जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि ये इतना कम उम्र नौजवान कैसे इतना आलिम फाजिल हो गया कि किसी का रूहानी इलाज कर सके। शेख साहब, क्या आपको यकीन है? चौधरी ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी चौधरी साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मगर असल मामला क्या है? आपको कैसे मालूम पड़ा कि रत्ना पर कोई बाहर की चीज है? देखिए चौधरी साहब, लड़की की हालत बताती है। लड़की को कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी नहीं, दरअसल उसके जहन पर किसी ने हमला किया है और उसके दिमाग को अपने काबू में कर लिया, जिसकी वजह से वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गई। और जब इंसान का दिमाग अपने बस में कर लिया जाता है तो इसका असर उसके तमाम जिस्म पर होता है। फिर उसका जिस्म उसके दिमाग की बात मानने से इनकार कर देता है। बिल्कुल यही रत्ना के साथ हुआ। रत्ना का दिमाग अब तक किसी और के काबू में था, जिसकी वजह से रत्ना ऐसी होती जा रही थी। उसकी रंगत भी पीली जर्द हो चुकी थी और जिस्म बिल्कुल नकाहत से कमजोर हो चुका था। मैंने उसके दिमाग को उस ताकत से आजाद कराने की पहली कोशिश की है, जो कामयाब हुई है। उम्मीद है कि कल तक रत्ना अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर चुकी होगी और फिर जब खाए पिएगी तो वो सेहतमंद हो जाएगी। मगर असल मामला ये है चौधरी साहब कि उसे दोबारा उस ताकत के हमले से बचाना है और उसके लिए पंडित हरीलाल को मेरे साथ भरपूर ताउन करना होगा। ओ, ये तो बहुत हैरत अंगेज और अजीब बात है, चौधरी साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा। जी चौधरी साहब, मगर इससे भी हैरान कुन बात और है। वो क्या? वो ये कि मैं कब तक इसकी हिफाजत उस शैतानी ताकत से करता रहूंगा। उसके लिए उस शैतानी ताकत को खत्म करना होगा। शैतानी ताकत को खत्म करना होगा? चौधरी कुछ ना समझते हुए बोला। जी हाँ चौधरी साहब। तो क्या शेख साहब आप में इतनी ताकत है कि आप उस शैतानी ताकत से नबर्द आजमा हो सके? ये तो वक्त ही बताएगा चौधरी साहब। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। पंडित हरीलाल निहायत अच्छे इंसान हैं और उनकी बेटी की तकलीफ देखकर मेरा दिल भी अफसरदा हो गया। मैं उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। पंडित जी सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं, अब मेरे भी दोस्त हैं। मैंने कहा तो चौधरी मेरी तरफ देखकर तशक्कराना लहजे में बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे नहीं चौधरी साहब, रहमत का फरिश्ता कहा, मैं तो एक आम इंसान हूँ। खूब, इसका मतलब है कि आप दोस्तों के दोस्त हैं। जी हाँ चौधरी साहब, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आप आराम कीजिए। जी हाँ चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। फिर चौधरी साहब से इजाजत लेकर मैं अपने कमरे में आ गया। मैं मकसद वहीं टहलता रहा। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैंने तस्वुर की आंख से रघुवीर का देखने का इरादा किया। जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे सामने एक अजीब मंजर था। मेरे सामने एक निहायत बदसूरत करी शक्ल इंसान था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, होंठ मोटे मोटे, आंखों में अजीब सी चमक थी। एक पुराने बोसीदा से मकान में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था और उसके करीब ही शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। अच्छा, तो गोया ये रघुवीर है, मैंने दिल ही दिल में सोचा। तो ठीक है, रत्ना जैसी लड़की के लिए ऐसा लड़का बहुत शर्म की बात है। इसे रत्ना पर हाथ डालते हुए शर्मानी चाहिए थी। और फिर मेरे देखते ही देखते एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक और लड़की थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। वो उस लड़की को धकेलता हुआ रघुवीर के कमरे में ले आया और उसने उसे धक्का देते हुए रघुवीर की चारपाई की तरफ गिरा दिया। रघुवीर सिगरेट फेंककर उस लड़की की तरफ देखने लगा और मकरू अंदाज में कह लगाने लगा। उसके बाद का मंजर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने तस्वुर की आंख से राब्ता मुनक़ता कर दिया। तो गोया रघुवीर के बारे में जो कुछ सुना था वो सब सच था और रघुवीर उस मेरे अंदाजे से बढ़कर बुरा निकला था। मगर रत्ना को उससे मुझे हर कीमत पर बचाना है। रात के खाने के बाद मैं कमरे में आया। कमरे में कुछ देर बैठा रहा और फिर मैं टहलने की गरज से बाहर बरामदे में निकल आया। हवेली के अकबी हिस्से में जहाँ बहुत बड़ा और खुला सहन था। कुछ देर टहलता रहा और फिर दोबारा अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैं चौधरी के कमरे के सामने से गुजरा तो मेरे कदम ठिठक कर रुक गए। चौधरी के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। चौधरी किसी से कह रहा था, ये शेख तो बड़ा काम का आदमी है। अपना नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दूसरी आवाज आई, हाँ लगता तो काम का आदमी है चौधरी साहब, लेकिन कहीं हमारे काम में कोई रखना न डाल दे। हमारे काम में अगर रुकावट पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। दूसरी आवाज जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था वो ना तो पंडित हरीलाल की थी और ना ही चौधरी के किसी मुलाजिम की। तो फिर वो कौन था? नहीं, मुझे उम्मीद है कि शेख हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। वो मेरा मेहमान है इस हवेली में और मेरे एहसानात उसके ऊपर हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात का जवाब, मेरे एहसान का जवाब वो अच्छाई से ही देगा। अगर हमारे काम में हमारे साथ शामिल हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छी तरह सोच ले चौधरी, ऐसा ना हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाएं। अजनबी आदमी है, किसी अजनबी आदमी पर यूं एतबार करना कुछ अजीब सा लगता है। दूसरी आवाज आई, नहीं है तो अजनबी, मगर मुझे आदमी काम का लगता है। देखना, उसने पंडित हरीलाल की बेटी को भी अच्छा भला कर दिया और अगर वो शैतानी कुव्वतों के दरमियान रखना डाल सकता है, उन पर से किसी दिमाग पर से उसका कब्जा हटा सकता है, तो फिर किसी को अपने बस में भी कर सकता है, किसी दिमाग पर भी काबू पा सकता है। इसका मतलब है कि फिर हमारे काम का हुआ ना? चौधरी की आवाज उभरी। हाँ लगता तो है।
मगर मैं फिर भी कहूंगा कि आखिर सोच लो, ऐसा ना हो कि हमें, अरे नहीं यार, तू तो खामखा डर रहा है। जब आदमी हमारे साथ मिल जाएगा तो हमारा काम बढ़ जाएगा, और जब काम बढ़ेगा तो फिर हम इस गांव के क्या बल्कि इस पूरे इलाके के सबसे बड़े दौलतमंद और अमीर बन जाएंगे। चौधरी का कहका उभरा। वो दोनों गोया आपस में राजदारी से बातें कर रहे थे, मगर मैं उनकी बातें बखूबी सुन सकता था। तो गोया चौधरी भी अपने किसी मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा था। चौधरी किसी काम में मुझे अपने साथ मिलाना चाहता था और मुझसे फायदा उठाना चाहता था, मगर वो काम क्या था? लेकिन अच्छी तरह देख ले, एकदम से किसी पर एतमाद करना ठीक नहीं। 2-4 दिन की जान पहचान है। दूसरी आवाज फिर उभरी। हाँ देखूंगा, अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ फैसला नहीं किया जा सकता, पर तू इत्मीनान रख। बस दुआ कर हमारे काम का आदमी निकले और हमारे साथ मिल जाए, फिर हम दोनों के वारे न्यारे हो जाएंगे। चौधरी की आवाज उभरी और फिर खामोशी छा गई। मैं दबे कदमों उनके सामने कमरे से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया, मगर मेरा दिमाग सनसना रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे, कई बातें जन्म ले रही थी कि ये आखिर है कौन, दूसरा आदमी जो चौधरी से बातें कर रहा था, और चौधरी आखिर किस काम में मुझे अपने साथ शामिल करना चाहता है। क्या मुझे हमजाद से अभी और इसी वक्त इस बारे में पूछना चाहिए? नहीं, सुबह के वक्त आराम से इस पर सोचेंगे। देखते हैं, सुबह रत्ना की हालत भी देखनी है, उसके बाद चौधरी को भी देख लिया जाएगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चौधरी जो इतनी जमीन और जायदाद का मालिक था, उसे भी दौलत का लालच हो सकता है। बज़ाहिर अच्छा नजर आने वाला चौधरी अंदर से कैसा है, अभी इस बारे में कुछ फैसला नहीं किया जा सकता था। यही सोचते सोचते मैं न जाने किस वक्त सो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।